तो केमिकल बॉन्डिंग, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में होते क्या है बच्चों, दो एटम आपस में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो एटम, है ना। मान लो एक ए एटम है और दूसरा एक कोई बी एटम है, ठीक। तो एटम एटम मिलके क्या बनाते हैं बताओ? मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल्स। तो जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन। अपन बचपन से पढ़े, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से सीखोगे, ये हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा बताओ बच्चों? H2, है ना। तो ये H2 थोड़ा समझना। अब देखो आप सब कॉम्पिटिटिव बच्चे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा कंपटीशन का पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए बच्चों को। कंपटीशन का पढ़ने का तरीका अलग का मतलब कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। अगर हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन परमाणु लिया, और एक और हाइड्रोजन परमाणु लिया, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिया? H2। अगर कोई H2 मॉलिक्यूल बना, अणु बना, तो उसके बीच में कोई बॉन्ड बनेगी कि नहीं बच्चों? बनेगी। समझ गए? मान लो इसके बीच बॉन्ड बनी, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो दो एटम के बीच में जिस भी टाइप की बॉन्ड बनती है उसे हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, अब आप बता सकते हो। क्या बता सकते हो? दो एटम्स के बीच में जिस भी टाइप की बॉन्ड बनती उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब ये जिस भी टाइप क्या होता है? जिस भी टाइप का मतलब तीन टाइप की बॉन्ड हम पढ़ेंगे। एक कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाम सुने हो कि नहीं ये सब? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और तीसरा आयनिक बॉन्ड। तीसरा क्या है बच्चों? आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। कोऑर्डिनेट को बोलो उपसंयोजी बंध, उपसंयोजी बंध। और आयनिक बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड ही बोलेंगे। समझ गए? इसको आयनिक ही बोलेंगे, आयनिक बंध। नोट करिए व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग बच्चों। जिस दो एटम के बीच में, सुनो पहले बच्चों, दो एटम्स के बीच में जिस भी प्रकार की बंध बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो, केमिकल बॉन्डिंग। अब आपसे बोला जाएगा जिस भी प्रकार की, कौन कौन सी बंध? बोलो, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। समझ गए? यही तीन बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। अब ये नोट हो गया ना बच्चों? नोट कर लिए? अब देखो देखो, जिस भी तरह, देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड हम कौन सा पढ़ने वाले हैं पूरी केमिस्ट्री में? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। अब समझना, इस कोवैलेंट बॉन्ड में कौन कौन सी बॉन्ड पढ़ना है? सिंगल बॉन्ड, देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गई, ये बच्चों डबल बॉन्ड, समझना, और ये हो गई आपकी ट्रिपल बॉन्ड। अब धीरे से हम आ गए, ठीक है, चैप्टर में आ गए, कॉन्सेप्ट पे आ गए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलो दो पाई एक सिग्मा। समझ गए? तो अगर आप कोई बॉन्ड है तो बेटा उनकी बंध की लंबाई है, मीन्स बॉन्ड लेंथ है। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है बॉन्ड लेंथ बताओ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हुई बताओ? सिंगल, फिर किसकी? डबल, और फिर किसकी हुई? ट्रिपल। अब देखो कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हो। अगर अगर आप बॉन्ड लेंथ जान गए तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी। तो अगर देखो बॉन्ड लेंथ आई तो अब आप क्या जानने वाले हो? बोलो, बॉन्ड एनर्जी। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। देखो ना, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, उल्टा हो जाएगा ना, ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम। तो देखो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी? सिंगल बॉन्ड की। तो बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी बताओ? कम हो जाएगी। शाबाश। तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा हम क्या करने वाले हैं? बॉन्ड एनर्जी। ये डबल बॉन्ड, और सबसे कम किसकी हो गई बच्चों? सिंगल बॉन्ड। ये हो गई आपकी बॉन्ड एनर्जी। नोट करो और तुरंत इसके क्वेश्चन बनाते हैं। ये नोट हो गया? तीनों नोट हो गया? अब देखो ये एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैं बताता हूँ। ये एफ सिंगल बॉन्ड एफ, ये नीट के क्वेश्चन है, अभी 2 साल पहले पूछा गया था। ओ डबल बॉन्ड ओ और एन ट्रिपल बॉन्ड एन पूछा। प्रश्न क्या पूछा? हालांकि मैं यहाँ क्रम पूछूंगा, पर एग्जाम में क्या पूछा? सबसे अधिक बंध की ऊर्जा किसके पास है? दिए हुए प्रश्न में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? तो अब देखो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी? आप बताओ बच्चों, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हुई? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड की। शाबाश, मतलब N2 की।
किसकी हुई बॉन्ड एनर्जी बेटा? N2 की, क्योंकि अभी आपने सीखा ना सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी, फिर डबल बॉन्ड, फिर सबसे छोटी ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी छोटी होगी बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी बॉन्ड एनर्जी हो गई? N2 की। कभी क्रम पूछता, फिर बोलो O2 की, और फिर किसकी? F2 की। ये देख लो एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बन गई बॉन्ड एनर्जी। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, समझ गए? एक और बनाओगे बच्चों, मान लो ये मैंने कोई क्वेश्चन लिया ऐसा, और ये लिया ऐसा, और ये लिया ऐसा, बॉन्ड एनर्जी का क्रम बता सकते हो बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बताओ। थर्ड, समझ गए? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, फिर किसकी? डबल, और फिर सिंगल बॉन्ड। समझ गए? क्यों आपने तुरंत बता दिया? क्योंकि अभी आपने क्या सीख लिया? बॉन्ड लेंथ सीख लिया। तो बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर, तो बॉन्ड एनर्जी के सारे सवाल बन जाएंगे बच्चों। नोट करिए, ऐसे एग्जाम में सवाल पूछेगा। रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। तो रिएक्टिविटी बच्चों नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पहले ये सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाओ। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी होगी। तो अभी हम आपको 3 कॉन्सेप्ट सिखाए, एक बॉन्ड लेंथ, बोलो, दूसरा बॉन्ड एनर्जी, और तीसरा क्रियाशीलता। क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी, है ना? तो हमने क्या बोला? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने बढ़ेंगे उतना मॉलिक्यूल क्या होगा? रिएक्टिव होगा। अब क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। देखो बच्चों, अरे वाह, एक और बात बताना है मुझे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा बच्चों, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई। ये बात पता है कि नहीं आप सबको? नहीं पता तो अभी सीखो। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई और 1 सिग्मा। ये भी कॉन्सेप्ट लिखते जाओ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनने वाला है बताओ? सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो क्या बनेगा? सिग्मा पाई। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई और 1 सिग्मा। तो अब रिएक्टिविटी हमें जानना है। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, ये ऐसा आ गया बच्चों। तो ये तो सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या पाया जाता है? सिग्मा। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा और 1 पाई, बाकी का सिंगल में भी सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में देखो कितने पाई? 2 पाई 1 सिग्मा। तो सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड किस में है? ट्रिपल बॉन्ड में। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा लिख लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही तो आएगा। अब देखो ये सारे कॉन्सेप्ट सेल्फ कहाँ हो पाते थे? आप लोग सेल्फ घिस रहे थे, पर क्वेश्चन कैसे बनता है देख रहे हो बच्चों? तो एक टीचर्स आपको क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता है कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। नहीं तो हम सेल्फ लगे रहते हैं, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या पढ़ना है। और क्वेश्चन देख रहे हो कैसे बेटा पूछ रहा है, समझ गए? अब देखो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अब आप बना दोगे। पहला कौन सा? बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन बना दोगे। दूसरा कौन सा बना दोगे? बॉन्ड एनर्जी का। और तीसरा किसका? क्रियाशीलता का, मीन्स रिएक्टिविटी का। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन बेटा मैं और कराता हूँ, नोट कर लिए, वहां वो कॉन्सेप्ट लिख लिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। कोई बात नहीं, वो भी ध्यान दीजिए। अब देखो जैसे अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, एक और करो, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा ऐसा। अब बोलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले, मान लो क्रियाशीलता का। तो सबसे पहले आपको क्या गिनना है बताओ? पाई बॉन्ड। सबसे ज्यादा पहले पाई बॉन्ड गिनो, और देखो सबसे ज्यादा किसमें? यहाँ 2 पाई। अरे डबल बॉन्ड में तो 1 ही पाई रहेगा, तो 1 यहाँ पाई और 1 यहाँ। इस वाले में डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई होता है। चलो ये पूरा लिख दो, ये सिग्मा ये सिग्मा। ठीक, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ? सिग्मा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। इसमें कितने पाई हैं गिनो बच्चों? 2 पाई बॉन्ड। इसमें गिनो 3 पाई, और इसमें 1 पाई। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? क्रियाशीलता। विकल्प मैच करा लोगे, 4 छांट लोगे, चारों में से सही। बोलो सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। ये हो गई क्रियाशीलता। नोट करिए। अब देखो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। और ये 2 पाई बॉन्ड, जब ऐसा आ जाए तो फिर ये फर्स्ट वाला ज्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिजोनेंस है ना,
कॉन्जुगेटेड वाला, अनुनाद वाला फिर ज्यादा रिजोनेंस, जो कॉन्जुगेशन में होगा ना वो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है। हाँ तो अच्छा सवाल है। तो मन में ऐसे कोई सवाल आ जाए किसी भी बच्चे के तो जरूर पूछिएगा, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। अभी हम बॉन्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बच्चों, जिनको आप बोला करते ना सर बेसिक से बता, तो बेसिक का मतलब केमिस्ट्री के क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट जो हर जगह लगते हैं। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो पूरी केमिस्ट्री में लगने वाले हैं। ये अभी अनुनाद उन्नाद सिखाऊंगा बच्चों, चिंता मत करना, रिजोनेंस वगैरह, ठीक है। आपको अब आए हो तो सब कुछ सिखाएंगे एक एक बेस क्लियर करके। पर पहला जो चैप्टर शुरू हुआ है इसी से 4 क्वेश्चन हर साल आता है केमिकल बॉन्डिंग का। तो पहले ही चैप्टर के हम कोशिश करेंगे कि चारों सवाल आपके एग्जाम में आपसे बन जाएं, ठीक है, ऐसा प्रयास करेंगे। बन जाए तभी जब आप सीख के जाओगे ना, तो जब सीख के जाओगे तो एग्जाम में सवाल बनेगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छे बताओ, अभी 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाए, यहीं का यहीं तैयार हुआ कि नहीं सभी बच्चों का? सर ने क्या बताया, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, 2 एटम के बीच में बच्चों बोलो जिस भी प्रकार का बंध बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ये जिस भी प्रकार मतलब 3 ही बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री में, कौन कौन से, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक, जिसमें हम सबसे ज्यादा किसका अध्ययन करेंगे, कोवैलेंट। कोवैलेंट में कौन कौन सी बॉन्ड बनने वाली, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन्हीं बॉन्ड से बनी केमिस्ट्री पूरी आप पढ़ने वाले हो, समझ गए। बीच बीच में थोड़ा आयनिक बंध आ जाएगा, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट, उसकी मात्रा ना के बराबर है, पर वो भी हैं भले ही ना के बराबर, उनको भी अपने को सीखना है, पढ़ना है। पर सबसे ज्यादा सामना आपको कौन सी बॉन्ड का करना है, कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजी। क्लियर। चलो बच्चों थोड़ा स्टेबिलिटी में आते हैं, ध्यान से समझना। थोड़ा सा ये ग्राफ से समझाता हूं, चूंकि इसका ग्राफ एनसीईआरटी में बना है और एनसीईआरटी कम शब्दों में बहुत कुछ बताती है, उसमें गागर में सागर रहता है, तो उस ग्राफ में वो बहुत सारा कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं इस ग्राफ के माध्यम से, ये मूल बिंदु होता है, थोड़ा बहुत गणित याद आ रहा है, 9th-10th मैथ थोड़ा सा। ओरिजिन पॉइंट को क्या बोलते हैं, 0 0, मूल बिंदु को। ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस, मान लो ये +1 हो गया, ये +2, ये +3, ये चौथी लाइन है +4, ये 5वीं लाइन है +5 और ये 6 7 8 ऊपर की तरफ। और नीचे आओगे, 0 के नीचे आओगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस। 0 से कम माइनस और 0 से ज्यादा प्लस, ठीक है। तो -1 और नीचे आओ तो -2, -3, -4 वगैरह वगैरह, समझ गए जितना नीचे। और इधर की तरफ गए तो ये मूल बिंदु है, यहाँ पर इस पॉइंट पे 0 0, ये क्या 0 0, और ऊपर की तरफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। तो ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ रही है, देखो ना, 0 से 1 2, अरे धनात्मक है। और जैसे नीचे आओगे तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल, ऊपर की तरफ कौन सी एनर्जी है, पॉजिटिव, धनात्मक। और 0 के नीचे आओगे तो बच्चों क्या है, निगेटिव। ऊपर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। अब देखो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं उस पे आते हैं बच्चों। 2 एटम आपस में, अभी हम बोले थे ना, एक ये हाइड्रोजन एटम और एक ये हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाए, H2, ये मॉलिक्यूल बनाए। तो सच में मॉलिक्यूल बनते कैसे, जरा देखो ध्यान से समझना, कोशिश कर रहा हूं समझाने की। मान लो एक ये हाइड्रोजन एटम, एक ये है और एक ये है, ये 2 हाइड्रोजन एटम है। अब ये H2 कब बनाएंगे, जब पास पास आएंगे। अभी हाइड्रोजन एटम क्या है, दूर है, बहुत दूर है, तो ये अभी तो R क्या है, इनफाइनाइट, अनंत दूरी पर है। 2 एटम्स के बीच में दूरी बहुत है। अब ये धीरे धीरे पास पास ला रहा हूं, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से। तो देखो आओ भाई, ये आ रहा है इधर से, ये एक ये हाइड्रोजन इधर से आ रहा है, आओ आओ भाई आओ, और एक ये इधर से आ करके ये बच्चों यहां पर मिल गए। जरा ध्यान दो, एक ये हाइड्रोजन एटम, एक ये हाइड्रोजन एटम, ये अभी बहुत दूर से थोड़ा पास हो गए। देखो अभी R की दूरी कितनी दूरी थी, थोड़ा पास थे, और पास आए और पास आए और यहाँ पे मिल गए, ये मिल गए। जहां पे मिल गए वहीं पे बंध बन गई बच्चों, बॉन्ड बन गई। तो जहां पे बॉन्ड बनती है ना, वहां कहां पर बनी, यहां पर बनी, जहां पर एनर्जी क्या है बच्चों, निगेटिव है, मतलब एनर्जी क्या है, कम है। तो जहां पे 2 परमाणु मिलते हैं वहीं पर बॉन्ड बनती है, और जहां बॉन्ड बनती है वहीं मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो पता है एग्जाम क्या पूछता है कि बॉन्ड बनने के लिए स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये ग्राफ यही बता रहा है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। देखो 0 में भी नहीं बन रहा, कहां बन रहा है,
माइनस में बन रहा है। समझ गए? तो दो अणु कहाँ पे बने? इस पॉइंट पे। समझे? मान लो ये ऐसा लेता है, ये देखो, एक ये हाइड्रोजन एटम इधर से आ रहा है और एक हाइड्रोजन एटम इधर से आ रहा है, ये तो अभी एनर्जी क्या है? जीरो। ऊपर की तरफ प्लस है। जितना एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और जितना एनर्जी कम होती जाएगी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? ज्यादा। भाई मॉलिक्यूल कहाँ बेटा स्टेबल होगा? जहां पे दोनों मिल जाएंगे, और जहां पे मिले वहां पे एनर्जी क्या है? निगेटिव की पॉजिटिव की जीरो? निगेटिव है। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी मींस स्थिति ऊर्जा क्या होनी चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। कोई मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, कब स्टेबल होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए बच्चों? निगेटिव होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब निगेटिव का मतलब क्या होना? कम होना। क्या होना? कम होना। भाई माइनस का मतलब कम ही तो होना यार। लोग जीरो बोलते हैं कम, जीरो से भी कम क्या है? माइनस। तो समझ गए? तो किसी भी मॉलिक्यूल को स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? बोलो, कम होनी चाहिए। देखो ना, जीरो से भी कम में बन रहा है ना। तो ये ग्राफ बनाओ और फिर इसके नीचे लिख लेना कि किसी भी मॉलिक्यूल को या अणु को स्थायी होने के लिए, पहले ग्राफ बना डालो। बच्चों घबराना मत, सीखना, यही तो कंपटीशन है ना। हाँ, इन्हीं को आपको थोड़ा सा अच्छे पॉइंट आए तो आप डर जाओ, सर ने क्या पढ़ा दिया। अरे यही तो एग्जाम में आने वाला है, यही तो एग्जाम में आने वाला है बच्चों। ये जब ग्राफ जिनका बन जाए तो ये लिख लेना, किसी भी अणु को स्थायी होने के लिए, मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए, इधर लिखे दे रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में स्थितिज ऊर्जा, क्या होनी चाहिए बच्चों? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। वो कम में जब आपको और छेड़े, कैसे छेड़ेगा? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, देन आप फिर बोलना, चार ऑप्शन ऐसा देगा कि किसी भी अणु को बनने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? चार विकल्प देगा, ये सही मैंने लिख दिया। क्या होनी चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होना चाहिए, ये लिख लो बच्चों। क्वेश्चन करते हैं, नोट हो गया? एक क्या, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से दो। सबसे स्टेबल, अभी आप बता दोगे अगर सीख गए होगे, स्टेबल अणु का, अणु मतलब मॉलिक्यूल का ग्राफ है, ग्राफ है, ये क्वेश्चन मार्क, ग्राफ से क्वेश्चन बना दिया। ये बच्चों मैं बना रहा हूं, ये ऐसे। बच्चों मान लो ये एक ऐसा दे दिया, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन अणु बनाएगा ग्राफ में? सी। दिख गया ना, क्या बात है, क्योंकि सी की बेटा एनर्जी कम है, जबकि इसको बनने के लिए निगेटिव चाहिए, पर वो रिलेटिव पूछा चारों में से कौन सही है, तो चारों में से सी सही है। समझ गए? पर एकदम सही का भी पूछ ले, ये ऐसा एकदम सही। अब और ज्यादा सही कौन सा हो गया? डी वाला, क्योंकि निगेटिव हो गया, क्योंकि जितना कम होगा उतना ज्यादा अणु क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। देखो सीखने से तुरंत आप सबने देखते ही पहचान लिए ना। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट सीखने से तुरंत क्वेश्चन का सही आंसर दिखता है और सेकेंडों में दिखता है कि यहाँ डी, यहाँ आपने बताया सी। समझ गए? नोट कर लीजिए, कभी ये ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन बन जाए। बहुत बढ़िया। अरे वाह, आप सब तो सीख रहे हो। सबको दिख रहा है सी और डी, क्यों? क्योंकि दोनों में एनर्जी क्या है? बोलो बेटा, सबसे कम। जिसमें ऊर्जा कम होगी वो अणु सबसे ज्यादा स्थायी होगा। नोट हो गया? गुड, शाबाश। बना लो बच्चों, और समझाता हूं। देखो, अच्छा ये देखो, दो एटम आपस में मिलना क्यों चाहते हैं? मान लो एक ये एटम है, अब बात को समझो और अच्छे से, एकदम और क्लियर हो जाएगा। अभी जितनी सारी बातें बताई इस एग्जाम्पल से एकदम और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई एटम है तो उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन। अरे नाभिक में ही तो प्रोटॉन पाया जाता है, समझ गए? न्यूक्लियस में प्रोटॉन। मान लो एक ये एटम है, इसके भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन।
कोई एटम है तो एटम के न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन, और उसके आउटर सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन है तो इसके आउटर सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन। बात को समझना बच्चों। अब देखो ये न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस का काम क्या है, एक ये एटम, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल और एक ये एटॉमिक, मान लो एक ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम, इनको क्या जरूरत पड़ी आपस में मिलने की, समझ गए। तो जरा वही चीज को समझाने वाला हूं। देखो इस नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर है अभी भैया, जो चीज दिख नहीं रही है उसके लिए थोड़ी सी दूरी अनंत हो जाती है। जो चीज एटम दिख नहीं रहा और उसमें भी नाभिक कितना छोटा है, समझ गए ना, और उसके लिए थोड़ी दूरी कितनी बराबर हो गई, अनंत के बराबर हो गई। तो देखो ये नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा दूरी है, पर जैसे ये दो एटम आपस में मिल गए, ये जब दोनों मिलेंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। अरे एच, ये हाइड्रोजन और ये अब H2 बन गया कि नहीं, कब H2 बन गया, जब ये दोनों आपस में मिल गए। जब दोनों आपस में मिल गए तो देखो इसका न्यूक्लियस यहाँ था, इस वाले का न्यूक्लियस यहाँ था, अरे ये न्यूक्लियस, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये देखो ना, ये जब इसको मिला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब देखो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना क्लोज आ गया, कितना पास आ गया। जब दोनों मिलेंगे तो समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी पास आ जाएगा। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन बहुत पास आ गया, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस वाला, ये न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन, जब दोनों मिलाए तो बहुत पास आ गया कि नहीं बच्चों। जब बहुत पास आ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। और जब बच्चों अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है तो क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी। साइंस में ध्यान देना, जब भी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ से आपको सीखने को मिला दो एटम आपस में क्यों मिलके बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के काफी पास आ जाते हैं, और जितना पास आ जाएंगे उतना क्या बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, और जितना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा उतनी क्या बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी। समझ गए। और जैसे ये दो एटम मिल करके ये क्या बना दिए, बॉन्ड बना दिए, मॉलिक्यूल बन गया, और मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल। और ये जब बना होगा तब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई होगी, बताओ, निगेटिव। अभी सीखे थे ना, कोई भी मॉलिक्यूल कब स्थायी होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, निगेटिव होगी। और ऐसे भी सीख सकते हो निगेटिव क्यों हो रही है, ऐसे देखो, ये ऐसे दो को मिला दिया था, ये न्यूक्लियस में क्या था, प्लस, और ये क्या था, इलेक्ट्रॉन। इसका न्यूक्लियस में ये क्या था, प्लस, और इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्लस है ना, प्लस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना, प्लस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों का खींचना। तो ये 1+2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्यादा हो गया ना, इसलिए नेट चार्ज क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। समझ गए। अभी क्या था, एटम में क्या था, 1+ और 1- को खींच रहा था, 1+ 1- को खींच रहा था, वो भी दूर दूर था। अब पास भी हो गया, और दूसरा 1+ कितने इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, 2, इसलिए निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, और निगेटिव चार्ज हो गया ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसे भी सीख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी तो आप सीखो। पहला मैंने बताया दो एटम आपस में काहे मिलना चाहते हैं, बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। जितना पास आएंगे उतना क्या बढ़ जाएगा, बताओ बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स, और जितना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये भी नोट कर लो, ये बात बीबीटी ने बोली थी, बीबीटी सुने हो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, है ना। नोट करो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, सबको क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। चलो अब हम आपसे पूछते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में क्यों मिलते हैं, दो एटम, मॉलिक्यूल नहीं, दो एटम आपस में क्यों मिलते हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी पास हो जाते हैं। जितना न्यूक्लियस के पास होंगे उतना क्या बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल नाम सुने हो, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, अभी लिखूंगा तो सब क्लियर होगा, पहले हेडिंग तो डाल लो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो देखो बच्चों, एक एस ऑर्बिटल होता है, एक पी ऑर्बिटल, और एक डी और एक एफ ऑर्बिटल।
ठीक। तो एस पी डी एफ, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल गोल। पी कैसा होता है? डंबल से। डी कैसा होता है? डबल डंबल। और एफ जटिल होता है जिसकी अभी आकृति पढ़ना बाकी है, अभी आया नहीं। तो अपन कितने पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल? एस पी डी, है ना। एफ को रिलेटिव लिख लिया करिए, पर 3 की ही आपको शेप और आकृति पता है कि एस गोल होता है, पी डंबल शेप होता है और डी डबल डंबल। नोट करो पहले ये, तो पहले पता तो चले ऑर्बिटल कौन कौन से। आप सब तो अब आदत डालो ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, है ना। तो पहली एक एक करके सीखो। देखो जब भी कोई ऑर्बिटल होंगे उनके न्यूक्लियर एक्सिस होंगे, नाभिकीय अक्ष होंगे। क्या होंगे बच्चों? नाभिकीय अक्ष। इसे कौन सा अक्ष बोलेंगे? एक्स, और ये वाई और ये जेड। ये भी कॉन्सेप्ट लिख लेना। इन अक्ष के सापेक्ष ही ऑर्बिटल मिलते हैं। कौन कौन से अक्ष हैं? एक्स वाई जेड। इन अक्ष का नाम है नाभिकीय अक्ष, न्यूक्लियर एक्सिस। हिंदी में बोलेंगे नाभिकीय, चलो हिंदी में भी मैं बोलता जा रहा हूं, नाभिकीय अक्ष, न्यूक्लियर एक्सिस, नाभिकीय अक्ष। तो एक एक करके ऑर्बिटल सिखाते हैं। पहला ऑर्बिटल हेडिंग डालो एस ऑर्बिटल। एस का अच्छा भैया, ऑर्बिटल को हिंदी में कक्षा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? गोल। ये होता है गोल। अब देखो इसका ये अक्ष पास किया एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको अगर ऐसे पास कर दिया तो ये कौन सा? वाई, और ऐसे पास कर दिया तो जेड एक्सिस। समझ गए। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, साइंटिस्टों को ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखे, ऐसे 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 कहीं पे दिखे, ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखे, तो उन्होंने एक अक्ष पास किया एक्स एक्सिस, और ऐसे पास कर दिया वाई, और ऐसे पास कर दिया जेड। समझ गए। तो जब गोल गोल दिखा तो उसका नाम क्या दे दिया? एस ऑर्बिटल। और उन्होंने देखा जब गोल गोल दिखा तो जितना एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन दिखा उतना ही वाई पे और इतना जेड पे, तो तीनों एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी दिखी। समझ गए। तो जब एक जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखी तो इसलिए यहाँ पर नोडल प्लेन एक भी नहीं पाए गए, 0 पाए गए। समझ गए। तो इसलिए बोलेगा कि क्या एस ऑर्बिटल कौन डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल, मतलब दिशात्मक होता है कि, समझ गए, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है बच्चों? नॉन डायरेक्शनल। इसकी कोई एक दिशा फिक्स है क्या? क्योंकि ये जितना एक्स में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उतना ही वाई में, उतना ही जेड में, इसलिए क्या हो गया? नॉन डायरेक्शनल, मतलब दिशात्मक नहीं है। हिंदी में क्या बोलोगे? अदिशात्मक, नॉन डायरेक्शनल। बहुत बढ़िया, ये नॉन डायरेक्शनल हुआ, अदिशात्मक। साथ साथ लिखते जाए। तो देखो बच्चों, अब आप बड़े बच्चे हो, बड़े मतलब बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये थोड़ा ना बोलेगा एस ऑर्बिटल कैसा होता है, तो आप बोलोगे गोल। अरे तो 9th के बच्चे को भी पता है, वो बोलेगा एस ऑर्बिटल में डायरेक्शन होती है कि नहीं। समझ गए। और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती उसमें नोडल प्लेन क्या होते हैं? 0। तो 2 पॉइंट सीखने को मिले एस ऑर्बिटल। तो बच्चों आपको इस टाइप से कॉन्सेप्ट सीखना है। नोडल प्लेन, अभी नोडल प्लेन बताता हूं। जैसे ही पी ऑर्बिटल सीखोगे तो नोडल प्लेन आपको पता चल जाएगा। तो एस के बाद अब पी ऑर्बिटल हेडिंग डालो। पी के बारे में थोड़ा सीखते हैं। पी ऑर्बिटल, पी का अच्छा भैया हिंदी में लिख लेना, पी का अच्छा। पी ऑर्बिटल कैसे बनाया था? डंबल से। कैसे बनाया था बच्चों? डंबल से। अब देखो ये रहा पी ऑर्बिटल, ये डंबल से। ये कौन सी अक्ष है बताओ? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एक्सिस पे दिख रही है? एक्स एक्सिस पे। बच्चों ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन दिखा, ऐसा 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 साइंटिस्टों को ऐसे उनको लगा इस टाइप से, तो इन्होंने ये जो ऐसा आपको बना हुआ गोल गोल दिख रहा है, ये काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, इमेजिनरी लेयर है। समझ गए। तो जब ऐसे ऐसे दिखा कि अरे भैया ये तो डंबल दिख रहा है, तो इसको इन्होंने क्या बना दिया? डंबल शेप। और किधर डंबल शेप दिख रहा? जब अक्ष पास किया तो एक्स अक्ष में, तो एक्स एक्सिस पे डंबल शेप दिखा, तो वाई में इलेक्ट्रॉन दिखा क्या? नहीं, वाई पे भी नहीं दिखा और जेड पे भी नहीं दिखा। तो ये किस में दिखा? केवल एक्स एक्सिस पे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई और जेड पे नहीं दिखी, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाती है उसे हम नोडल प्लेन बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। तो यहाँ पर पूछ सकता है पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने हैं? कितने बच्चों? 2, एक वाई और एक जेड।
तो यहाँ पर नोडल प्लेन कितने हो गए, दो। और कौन कौन से नोडल प्लेन, पी वाई और कामा पी जेड, नाम भी पूछ सकता है, समझे। अब देखो यहाँ नोडल प्लेन 0 क्यों हुआ, देखो यहाँ से अब सीखने को मिल रहा है, नोडल प्लेन 0 क्यों हुआ, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे है उतना वाई पे है और उतना ही जेड पे है, क्योंकि नोडल प्लेन वही होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर नहीं है, कहाँ नहीं है, वाई पे नहीं है और जेड पे नहीं, तो दो नोडल प्लेन हो गए, एक्स पे है, तो समझ गए। तो इसलिए इन्हों क्या बोला गया बच्चों, डायरेक्शनल बोला गया, क्योंकि इसमें दिशा बता रहा है ना, देख रहे हो ये क्या हो गए, डायरेक्शनल, एक्स बता रहा है ना, एक्स दिशा। तो पूछ सकता है पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, तो क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्शनल, दिशात्मक होते हैं। तो ये लिखो पहला पॉइंट नोडल प्लेन, दूसरा पॉइंट दिशात्मक, दिशात्मक। अब सवाल आएंगे ना इन ऑर्बिटलों से तो बन जाएंगे। दिक्कत क्या, अभी तक बच्चों आप लोग सीखे थे कि एक एस कक्षा होती है, एक पी होती है और एक डी होती है। एस गोल होती है, पी डंबल होती है, बस गोल गोल घूम गए, समझे। एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा पता रहे, आ जाएंगे ना अब इनसे, अभी तो अपन बेसिक बात कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों पी में, ये पी में एक्स, मान लो ये ऐसा दिखता, ये ऐसा एग्जाम बना देता, तो ये अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एक्सिस पे दिख रही है, वाई में, गुड, ये पी वाई। अब किधर एब्सेंट है, पी एक्स और जेड में, ये वाला जेड कहलाता है, ये वाला एक्स। तो अब इसमें भी नोडल प्लेन दो हैं, तो जब दो नोडल प्लेन है तो कौन कौन से बताओ, पी एक्स और पी जेड, या पी जेड और ये पी एक्स, ये दो, ये नोडल प्लेन है बच्चों। और ये दो नोडल प्लेन कौन कौन से हैं, पी एक्स और पी जेड। अब मान लो ऐसे, मान लो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखती है, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, पी जेड। अब कहाँ पर एब्सेंट है बोलो, वाई में, और कहाँ पे एब्सेंट है, एक्स में। तो ऐसे बना के दे देगा, बोलेगा नोडल प्लेन कौन कौन से हैं, तो आप इससे देख लो नोडल प्लेन कौन कौन से हैं, पी वाई और बच्चों पी एक्स, ये क्या हो गए आपके नोडल प्लेन हो गए, नोट करिए। तो बच्चों एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल, दिशात्मक, समझ गए। एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने हैं बताओ, 0, पी में कितने बच्चों, 2, यही पूछेगा। नोडल प्लेन क्या होते हैं बताओ, जिस, हाँ जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्सेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्सेंट मतलब कम होती है या पाई नहीं जाती है, कम का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, नहीं पाई जाए। तो जिस अक्ष में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, नोडल प्लेन, है ना। तो ये आपने एस ऑर्बिटल सीख लिए, पी सीख लिए, थोड़ा सा डी के बारे में भी सीखेंगे बच्चों। तो है डालो डी ऑर्बिटल, जैसे अभी आपने ये डी ऑर्बिटल, जैसे अभी आपने पी में सीखा, पी में कितने होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, अभी सीखा ना, पी एक्स, ये पी एक्स था एक्स एक्सिस, अगर ये ऐसा है तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, पी वाई, और ये ऐसा पाया गया तो ये कौन सा हो गया, पी जेड। पी में 3 कक्षाएं होती हैं, पी एक्स, अरे पी, ये याद आएगा आपको, ये देखो पी एक्स पी वाई पी जेड, समझ गए। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये पी एक्स हो गया, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये पी वाई हो गया, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये क्या हो गया, पी जेड हो गया, समझे। अब धीरे धीरे देखो क्लियर हो रहा है, जैसे आगे पढ़ोगे तो ये सब पढ़ते थे कि नहीं, याद करो, ये कक्षाएं पढ़ते थे, फिर इन सब का नाम होता था कौन सा पी एक्स, कौन सा पी वाई। तो अब आप समझ गए, पी का मतलब डम्बल शेप और एक्स का मतलब एक्स एक्सिस, पी का मतलब डम्बल शेप, वाई का मतलब वाई अक्ष, जेड का मतलब डम्बल शेप और अक्ष कौन सा, जेड, क्लियर। अब इसी तरीके बच्चों डी में आते हैं, तो डी वाला देखो, पहले इसको हटा दिए, आपको फिर से समझाने की कोशिश करा। डी कैसा होता है बताओ, डबल डंबल, शाबाश। डी बच्चों ये डबल डंबल, ऐसा पढ़ते हो। पर देखो डी की 5 कक्षाएं बनती हैं, ध्यान से सुनो। आज पहली क्लास में हम काफी बेस क्लियर कर ले जाएंगे, तो अगली क्लास में 1-2 क्लास अभी बेस क्लियर करने में लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप सबका सब केमिस्ट्री का ABCD सब गायब है, ठीक। भींगा टीचर एक क्लास में बच्चों को भांप लेते हैं, कोई भी टीचर होता है ना, वो समझ जाता है। तो अभी आपका सबका ABCD गोल पड़ा हुआ है, ठीक है। पर चलो जब जगो तभी सवेरा,
आज से आए हो तो आज से सीखोगे, सीखने का तो कभी भी सीख सकते हो, पर जब से आए हो तो फिर सीखो अच्छे से, ठीक है। तो इसी प्रकार डी में 5 होते हैं, ठीक। डी में 5 कौन कौन से होते हैं वो मैं नाम लिखता हूं। ये देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, डी वाई जेड, फिर डी जेड एक्स, ये 3 ये हो गए, और ये एक डी जेड स्क्वायर। समझ गए? कितने कक्षाएं होती हैं? 5। उन 5 में से नाम याद रहेगा? चलो मैं बताता हूं। उन 5 में से ये 3 एक जैसी बनती हैं और ये 2 अलग बनती हैं, ठीक है। तो 5 जैसे अभी पी में 3 थी, सिखाया, पी एक्स सीख लिया, पी वाई सीख लिया और पी जेड सीख लिया, ठीक। अभी तक आप क्या सिर्फ इतना, बस इतना आप लोगों ने दिमाग में कभी लोड ही नहीं लिया। आप लोग अगर थोड़ा बहुत लोड लिए हो तो इतना लिए होगे कि एस ऑर्बिटल है, गोल होता है, ये पी ऑर्बिटल है, डंबल शेप होता है, ये डी ऑर्बिटल है, डबल डंबल। अब आपको लोड पढ़ना लेना पड़ेगा ना कि एस में क्या क्या हो सकता है, सीख लिया एस में क्या क्या हो सकता है, पी में क्या क्या हो सकता है, सीखा। अब इसी प्रकार बेटा हम क्या सीखने वाले हैं, डी में क्या क्या हो सकता है। यही क्या क्या ही तो प्रश्न पूछता है, समझ गए। और हमारी कहानी बच्चों कहाँ तक थी? अभी केवल इतने ही थी, तो इतने से तो काम चलने वाला नहीं यार, आगे क्वेश्चन बनना है तो ये सब सीखना पड़ेगा। तो आओ वो सब मैं सिखा रहा हूं कैसे। ये देखो, डी ऑर्बिटल है, तो इस डी में ये 3 एक जैसे बनती हैं और 2 एक जैसे। तो चलो पहले ये 3 एक जैसे बनाते हैं, कैसे बनती जरा ध्यान दो। चलो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं बच्चों डी एक्स वाई, सीखना सब लोग। डी एक्स वाई, एक्स मतलब एक ये एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस, समझ ना। अब देखो ये जो डी का अच्छा डबल डंबल होता है, यहाँ रफ में देखो ये ऐसा है, इस लाइन से कितना डिग्री है? 90 डिग्री है कि नहीं है? 90 डिग्री। और अगर मैं बीच में ले आऊं तो कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। तो जो डी एक्स वाई हो 45 डिग्री पे बनता है। कितने डिग्री पे बनता है? 45। तो ये एक्स और वाई के बीच में 45 डिग्री और इसी प्रकार ये 45 डिग्री। तो कितने डिग्री में बना? 45 डिग्री पे। समझ गए ना? अगर इसको मैं 90 डिग्री पे ले आऊंगा तो फिर ये बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए? तो ये तीनों एक जैसे बनते हैं। अभी ये हमने बना दिया डी एक्स वाई। दूसरा क्या बनाने वाले हैं? डी वाई जेड। तो जैसे बोलता जाए बच्चों करते जाओ। ये वाई है और ये कौन सा एक्सिस है? जेड। अब इन दोनों के कितने डिग्री पे अपने को बनाना है? 45। ये 45 बीच में, तो ये बन गया डी वाई जेड। अब तीसरा अपने को क्या बनाना है? डी जेड एक्स। जैसा बोलता जाए, ये एक्स, ये हो गया एक्स, और क्या बोल रहा है? जेड। डी, ये हो गया जेड एक्सिस। अब इनके बीच में ये कितने डिग्री पे बनाना है अपने को? 45 डिग्री। तो ये बन गया डी जेड एक्स। बन गया ये तीनों। हमने क्या बताया? ये तीनों एक जैसे बनेंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों बन गए। अब बच्चों अगर आपको यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ बच्चों, क्लियर है? अब मान लो आपको बनाना हो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो देखो पहला वाला, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम बनाने जा रहे हैं। एक्स, ये क्या ले लिया? एक्स, और ये ले लिया वाई। जैसा बोल रहा है ये एक्स और ये वाई। अब जरा सोचो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्स और वाई। ये बीच में था, कितना डिग्री था? 45। ये 45 यहां था, बीच में क्या था? 45। 45 था, ये बीच में क्या था? 45 बीच में था बच्चों। तो 45 और ले आए तो यहां नहीं आ गया, ये 45 और खिसका दिया। अरे टोटल 90 डिग्री है, बीच में 45 डिग्री, नीचे और ले आए 45 और ले आए तो 90 डिग्री नहीं हो गया? तो 90 डिग्री हो गया। तो देखो ये अक्ष के सापेक्ष बना। इसी प्रकार वाई में 45 था, वाई, तो 45 और ले जाओ तो ये वहां यहां नहीं बन गया, सॉरी ये एक्स था और ये वाई था। तो देखो जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना वो नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष बना नाभिकीय अक्ष, और ये तीनों नाभिकीय अक्ष के मध्य में बने, मिड द एक्सिस, अक्ष के मध्य में से, बीच में से, और ये अक्ष के सापेक्ष में बने। समझ गए? तो आप लोग जब डी कक्षा की बात होती थी तो यही तो बोलते थे डबल डंबल। पर कौन सा डबल डंबल?
अगर वो नाम दे देता कि डी एक्स वाई कौन सा है, डी वाई जेड कौन सा है, डी जेड एक्स कौन सा है, अब आप बना लोगे कि ये तीनों अक्ष के मध्य से बनते हैं और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई अक्ष के सापेक्ष बनता है। समझ गए? ओए समझ गए? और ये रहा, नोट करो। अच्छा एक आखिरी और रह गया, उसको बाद में बताता हूँ। क्लियर हुआ? तो कितने बच्चों, डी के ये 3 का अच्छा है, ये चौथा, और एक और रह गया उसको भी बताते हैं। शाबाश। अब एक और बच्चों रह गया डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है, ये डी जेड, ये ऐसा, और ये ऐसा, ये डी जेड स्क्वायर, ये याद रखना बच्चों, ये डी जेड स्क्वायर ऐसा, ये भी along द एक्सिस बनता है, नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष बनता है। तो ये दो नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष बनते हैं और बाकी नाभिकीय अक्ष के मध्य से बनते हैं। 3 मध्य से और 2 along द सापेक्ष, along द एक्सिस। समझ गए बच्चों? 3 एक जैसे बनेंगे, 2 एक जैसे बनेंगे, ऐसा ध्यान रखिएगा। अब हेडिंग डाल लीजिएगा ओवरलैपिंग। अगली क्लास में करेंगे बच्चों ओवरलैपिंग।